हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को करेंगे। इसके अंदर मेनली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, उनको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीडियो जो आपकी बुक्स है उनके अंदर, लेकिन ये इधर उधर बिखरी वगैरह पड़ी थी तो उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको बताया जाएगा इनको। ठीक है, याद रख लेना, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम रखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मतलब मैटर से पदार्थ है उसके गुण धर्म, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। छोटी मोटी इसके अंदर टर्म्स यूज की गई है हमने, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, किसी भी टाइप से। ठीक है, वैसे तो आप कर लोगे इसको, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवाइज करना इसका बनता है। ठीक है, दूर दूर मतलब कोई कहाँ पे, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे और तैयारी अपनी प्रॉपर रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा दे रखी डेफिनेशन मैटर्स की। मैटर्स क्या होता है ये बता रखा है इसमें। मैटर्स मैटर्स क्या होता है, जो स्पेस घेरता है उसको मैटर बोलते हैं हम, ये आपको पता है। ठीक है, और जो कोई भी सेंस है उसके द्वारा हम इसको फील कर सकते हैं, इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एयर, वाटर, सैंड, ये सारी चीज़ें मैटर्स की हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। मैटर्स का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर को, पदार्थ को ना ही तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तीन टाइप का होता है पदार्थ। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड आपको पता है जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप उसकी डेफिनेट नहीं होती। वो जिस शेप में हम उसको बनाना चाहें वो हो जाता है। जैसे जग में डाल दिया तो जग की शेप ले लेगा, गिलास में डाल दिया तो गिलास की शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड है वो, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम शेप होता है। गैस का क्या होता है, गैस है जो उसकी ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट जो उसका शेप होती है। ठीक है, जिस तरीके से आप एक गैस लेके चलो, आप जैसे एलपीजी का सिलेंडर लेके आते हो आप, तो उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, वो एक्चुअल में फुल प्रेशर के साथ भरी हुई होती है एलपीजी के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखोगे आप कि जो गैस का वॉल्यूम है वो उतना होता है, 15 किलो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे वो 15 किलो का सिलेंडर होता है उस टाइप से बता रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर गैस फिल हुई होती है, लेकिन उस गैस को अगर आप एक कमरे के अंदर, फुल बड़े कमरे के अंदर अगर आप उसको मतलब डाल दोगे इस गैस को, तो हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक कोने के ऊपर आपको गैस मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉन्डिंग जो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट दूर दूर हो जाती है। तो बॉन्डिंग के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीज़ें बनती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। थोड़ा सा डिफरेंस भी दे रखा है इसके अंदर, जैसे फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप नहीं होती है, फिक्स लाइन होती है, फ्लूइडिटी होती है, और गैस के अंदर नो फिक्स लाइन होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लो होती है। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं इनके जिन एटम से मिलकर बने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है उनकी स्पीड के ऊपर बात कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसकी बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो वेलोसिटी की बात करें कि जो पार्टिकल्स हैं वो मास इंटू वेलोसिटी होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखोगे आप कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल है वो कम मूव करते हैं, और लिक्विड के अंदर थोड़े से सॉलिड से थोड़े ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन जो गैस है उसके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो छोटे छोटे पार्टिकल जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एटम्स की। एटम्स जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने बताया था कि जो एटम हो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है। किसी भी मैटर का हम अगर टुकड़े करें छोटे छोटे, तो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल है वो एटम कहलाता है। ठीक है, डाल्टन ने की थी इसकी डिस्कवरी, एटम की। जॉन डाल्टन डिस्कवर द एटम इन 1803। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पार्ट्स ऑफ एटम। एटम्स के पार्ट, जैसे डाल्टन ने बताया था कि जो एटम्स है वो सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद में उसके और भी पार्ट देखे गए, एटम्स के भी पार्ट देखे गए थे। तो मेन हम तीन पार्ट पढ़ते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, वैसे और भी होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जाओगे, बीटेक वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो मेन होते हैं हमारे जो सिलेबस तक है, +2 तक भी है,
तो ये इन्हीं को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें ना पढ़ाया जाता है, ना ही कभी सुना होगा आपने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1911 में, ठीक है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। आगे बात समझे। अब हम बात करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। वैसे फिजिक्स में भी आएगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखने में आपको कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है कूलम। आगे बात समझे, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। फिजिक्स में पूछा जा सकता है, फिजिक्स में भी मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर भी सेम होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, इसके अंदर प्लस आ जाएगा सिर्फ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव में होता है चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस में होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रल होता है, चार्ज भी होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करें आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। इसके ऊपर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या फिर आपसे एग्जांपल देख के पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दीज, ठीक है। जैसे 3 एग्जांपल दे दिया आपको, ऑर्गन का, पोटासियम का और कैल्शियम का, और उसके ऊपर मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर इस तरह से लिख दिए और पूछ लिया कि इनमें से क्या दे रखा है, कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो नीचे ऑप्शन दे देगा आइसोबार है, आइसोटोन्स है, या फिर किस टाइप से आइसोटोप्स है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले दे रखा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर उनका डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से है, और मास नंबर भी इसका इसी तरीके से चेंज होता है, 1, 2 एंड 3। नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है इसका, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, और मास नंबर इसका चेंज होता है, तो 2, 3 एंड 4 इस तरीके से चेंज होता है। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन 1 एंड 1, मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रोटियम बोलते हैं इसको, पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रोटियम। उसके बाद जिसका मास नंबर 2 है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका मास नंबर 3 है उसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम 3 डिफरेंट एटम्स है, इनका एटॉमिक नंबर 19, 18, 19 और 20 इस तरीके से है, लेकिन इनका मास नंबर है वो इक्वल है तीनों का। जैसे 40 है, आर्गन का भी 40 है, पोटासियम का भी 40 है और कैल्शियम 40 है। ये जो एटम्स है इनके, तो ये आइसोबार्स कहलाते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आइसोबार्स से, इसमें से एक टॉपिक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें आइसोटोन्स के ऊपर। आइसोटोन्स किस कौन से होते हैं? वन ऑफ 2 और मोर एटम्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे आप कि मास नंबर में माइनस प्रोटॉन, ठीक है, मतलब कि प्रोटॉन मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, तो ये क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन्स बच जाएगा अगर हम मास नंबर में से क्या माइनस कर देंगे? प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। आगे बात समझे। अब हम बात करेंगे छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बिकम सॉलिड, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वाटर के अंदर, कि जो इसकी डेंसिटी है वो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है वो किस पॉइंट के ऊपर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, तो कौन से टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये।
इसके बाद हम बात करें इवेपोरेशन की। जैसे देखो लिख भी रखा है, तीनों चीज़ों को हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नोट्स के अंदर सारा कुछ बता रखा है, ठीक है, पढ़ लेना आप सारे एक बार इसको। अब हम बात करें इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैसेज वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज और वेपर, यानी कि वाटर को किस में चेंज करते हैं, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है उसको गैस में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का भाप बनाना, ये इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, मतलब लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड बनाए बिना डायरेक्ट उसको गैस में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे इनके अंदर ये चीज़ें दे रखी है, आपस में चार्ट सा दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर सारी टाइप की बातें वो लिख रखी है। जैसे लिक्विड से हमें गैस बनाई तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और गैस से हमने लिक्विड बनाया तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, सॉलिड से गैस बनाई तो ये क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनाया तो इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, ठीक है। और इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड बनाया तो क्या बोलते हैं, फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड बनाया तो क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी ध्यान में रखनी है आपको। आगे बात सुनिए। अब हम बात करेंगे मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड बट दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली, मतलब केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे वो, फिजिकली अगर हम दो सब्सटेंस को कंबाइंड कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि आप किसी भी रेत के अंदर पत्थर मिला दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। केमिकली वो मिक्स नहीं होंगे लेकिन जो है वो फिजिकली मिक्स हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि कंपोजिशन थ्रोली, मतलब पूरी चीज़ पूरे के अंदर फैल जाएगी उसकी कंपोजिशन। जैसे कि वाटर के अंदर अगर हम जो चीनी को घोल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाती है, मतलब उसको अलग अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर एक पॉइंट के ऊपर वो चीनी है वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो कंप्लीटली पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो फैल जाती है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे डेफिनेशन में लिख रखा है, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के पूरे मिक्सचर के अंदर फैल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर और शुगर का जो सोल्यूशन है ये इसका एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या हो गया कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, पूरे के अंदर नहीं फैलेगी। जैसे फॉग होगी, जैसे धुंध होगी अपनी, स्मोक होगी, सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोल की। मोल क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मतलब किसी भी सब्सटेंस की हमें अगर हम अमाउंट लेते हैं तो हम उसको मोल में नापते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम किलो में नापते हैं या फिर लीटर में, इस तरीके से नापते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में नापते हैं? मोल के अंदर। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ध्यान रखना। मोल इज डिफाइंड एज गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनेंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे इससे मोल वाले चैप्टर से, वो भी हम करेंगे इस जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर मेनली थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप्स का जो आपका लेक्चर था, ठीक है, इसके अंदर से एक दो टर्म्स पूछी जा सकती है, और एक दो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली साल जैसे हमने क्रैश कोर्स किया था तो उस टाइम मेरे पास काफ़ी बच्चे थे, उनमें से एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, शायद आदित्य नाम था उसका, ठीक है। तो आदित्य नाम था और उसके नंबर आए 69 नंबर आए, और बीसी कैटेगरी के अंदर था वो। तो 69 के ऊपर ही थी बीसी कैटेगरी की लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में आए थे, पहले वेटिंग लिस्ट में डाल रखे थे जो 69 के नंबर वाले, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में 69 नंबर वाले बुला लिए सभी को, तो वो भी चला गया था और उसके 69 नंबर थे। तो 69 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आपके दो स्टूडेंट है और उनके सेम नंबर है और उनका जो सीट है वो एक बची हुई है, ठीक है। जैसे दो स्टूडेंट है एक सीट के ऊपर और उनके सेम नंबर, सारी चीज़ें सेम है उनकी, तो क्या करते हैं कि जो 12th के मार्क्स हैं उनके बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि 12th के अगर आपके ज़्यादा नंबर है
तो अगर आपका सिलेक्शन होगा, और जिसके कम है उसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके भी जो मतलब उसके साथ कंपटीशन कर रहा था उसके भी 69 नंबर थे और उसके भी 69 नंबर थे, ठीक है। तो जो दूसरा वाला स्टूडेंट था उसके थे थोड़े से ज़्यादा थे, उसके मतलब +2 के अंदर मार्क्स ज़्यादा थे और उसके 69 नंबर थे, तो +2 के अंदर उसके कम थे, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा उस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा दुख हुआ था उस टाइम। वैसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। लगभग 13 से 14 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरे पास से जो मतलब मेरे पास जो ज्वाइन थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी और जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह देखते थे, जो रेगुलर बने हुए थे, ठीक है। तो उनमें से 13 से 14 स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, और एक वो भी था जिसके 69 थे, और 70 वाला भी था। 70 वाले का तो हो गया था, होना था उसका, तो ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो उसका 69 नंबर थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ उसका कि 69 नंबर है, 1 नंबर की वजह से रह गया था, ठीक है। तो उस दिन मतलब फील हुआ कि भाई एक एक नंबर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, बात करता था मेरे साथ, और उसके साथ कुछ अच्छा लगाव सा था मेरा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत वो हो रहा है। तो अब मतलब ये चीज़ें मैं वो नहीं करना चाहता कि आपका एक एक दो दो नंबर या फिर किसी भी पॉइंट से आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होनी चाहिए इस बार यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और तो अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। और आप अच्छे से तैयारी करना, और एक एक दो ही क्वेश्चन हैं, इनको ऐसे मत सोचना लापरवाही में बिल्कुल भी, और ऐसा मत सोचना कि हमें याद है तो रिवीजन उसका करते रहना, ठीक है। रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाना हो, ठीक है। अच्छा, बेशक आप 15-20 मिनट या आधा घंटा तक आप बुक खोलो डेली, लेकिन आपको खोलनी जरूर है, ठीक है। मतलब सिलेबस से आपको हटना नहीं है, ठीक है। तो बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट, चलो आगे एक टॉपिक और बचा हुआ है, मोलरिटी एंड मोललिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट आपसे एसआई यूनिट वगैरह पूछी जा सकती है या फिर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। मोलरिटी, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस नोन एज सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन परसिसियस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो एक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन जो कि 1 लीटर है उसके अंदर डिजोल्व होते हैं, उसको बोलते हैं मोलरिटी उस सॉल्यूशन की, ठीक है। जैसे इसके अंदर लिख रखा है, इसको ध्यान रखना आपको। मोलरिटी है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोललिटी है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर, ठीक है। आपसे यूनिट पूछी जा सकती है, यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, ठीक है। इसके बाद मोललिटी दे रखा है। मोललिटी क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूट। इसके अंदर देखो नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सोल्यूट दैट इज फाउंड इन सर्टेन मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। उसके अंदर तो सॉल्यूशन था, इसके अंदर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होने, और सोलवेंट क्या हुआ 1 kg के अंदर। एक सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, जो सोलवेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसके अंदर सब्सटेंस घुलता है, उसको बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। तो मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मोल्स ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। मोलरिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, बाकी की छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको करवा देंगे। और आज के लिए इतना ही है, तो ये पढ़ते रहिएगा आप। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आएंगे, एक्स्ट्रा स्टॉक के जो भी लेक्चर्स आएंगे वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको आती हुई होंगी। जैसे कि जो साइंस वाले बच्चे हैं ज़्यादातर, वो तो मार नहीं खाएंगे इन चीज़ों के अंदर, उनको सबको पता होता है क्योंकि साइंस में पढ़ा हुआ होता है, और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर, तो ठीक है। जो जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल से कर रखी है 12th, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं कॉमर्स वगैरह वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, उन्होंने सुनी भी नहीं हो शायद ये चीज़ें, या फिर सुनी हो तो इतना ध्यान नहीं है उनका, सिलेबस से मतलब अलग ही सिलेबस हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, और जैसे जैसे अलग अलग जो भी चीज़ें आएंगी, छोटी मोटी जो भी आगे आएंगी समझ में आएगी, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और सिलेबस को हम कवर करेंगे जल्दी ही। और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, नोट्स वगैरह हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।